यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियां बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18+ या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। ऋचा और कंगना दोनों देवरानी जेठानी थे। ऋचा के पति मनोज का रोड एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो गया था। तब से मनोज काम करने नहीं जा पा रहा था। तभी एक दिन ऋचा, दीदी कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या? उनके लिए दवा लेनी थी। हाँ हाँ क्यों नहीं बहन, कितना चाहिए तुम बताओ। दीदी यही कुछ 2000 रुपए चाहिए। ठीक है तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। रहने को तो सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी का अलग अलग रसोई था। मनोज का एक्सीडेंट होने के बाद ऋचा की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, क्योंकि सारे पैसे मनोज के इलाज में लग गए थे। तभी एक रात ऋचा की 1 बजे रात को नींद खुलती है। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वह टेरेस पर टहलने गई तो वहाँ उसने देखा कि उसका जेठ वहाँ पहले से ही खड़ा है। जेठ जी आप यहाँ कैसे? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि ठंडी हवा लेने आ जाऊं छत पर। वैसे तुम यहाँ कैसे? मेरा भी कुछ ऐसा ही समझो। पता नहीं मनोज का पैर कब तक ठीक होगा। यही चिंता मुझे सोने नहीं दे रही है। किस बात की चिंता है तुम्हें ऋचा? यही कि अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता और मनोज का क्या होता। मैं आपका और जेठानी जी का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे ये भी क्या बात हुई? ये मेरा फर्ज है। आखिर मनोज मेरा छोटा भाई है। उसके बुरे समय में मैं काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया जेठ जी। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप भी सो जाइए। और ऋचा वहाँ से चली जाती है। तुमने क्या मुझे घोंचू समझ रखा है? तुम्हारे साथ तो सोने का सपना है मेरा। आखिर तुम पर मेरा एहसान है, चुकाना तो पड़ेगा ना तुम्हें। संजय के माइंड में ऋचा को लेकर गलत ख्याल थे। वह ऋचा का फायदा उठाना चाहता था। सुबह ऋचा रसोई में खाना बनाते रहती है। तभी उसका जेठ संजय उसे पीछे से पकड़ लेता है। और जाने मन, क्या बना रही हो? तुम्हारे बालों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कौन सी शैम्पू यूज किया है तुमने? जेठ जी मैं हूँ, छोड़िए मुझे। तुम हो क्या ऋचा? मुझे लगा कंगना है, माफ करना गलती हो गई। और वहाँ से दौड़ते हुए भागता है। हॉल में पहुँचने के वैसे कमर तो मुलायम है ऋचा के। मेरी बीवी में ऐसी बात क्यों नहीं है? ऋचा कुछ अलग ही है। संजय जानबूझकर ऋचा को कंगना समझकर उसका फायदा उठाने लगा। अब तो कुछ ऐसा तरकीब लगानी पड़ेगी मुझे कि घर में सिर्फ ऋचा और मैं रहूं। कंगना, तुम्हारे मायके से मुझे फोन आया था कि छोटे साले का रिश्ता फिक्स हो गया है। उसकी 15 तारीख को शादी स्टार्ट है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और मेरे मायके वालों ने मुझे बताया तक नहीं? अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? उन्होंने तुम्हें सरप्राइज देने का सोचा था, लेकिन मैंने ही तुम्हें पहले बता दिया। अच्छा ये बात है, तो आज 13 तारीख है, कल निकलते हैं कोलकाता। कंगना, वो क्या है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली भाई, मनोज का भी तबीयत बहुत खराब है और ऑफिस में भी बहुत काम है, तो तुम अकेले ही चले जाना। साले साहब को मेरी तरफ से शादी मुबारक देना और उसके लिए एक अच्छा तोहफा लेकर जाना। ठीक है जी, तो अब आप अपना ख्याल रखना। अब मैं सो जाती हूँ ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। कंगना अपने पति का योजना नहीं समझ पाती है और वह सो जाती है। संजय कंगना को स्टेशन छोड़ने जाता है। अच्छे से जाना और घर पहुंचकर मुझे फोन करना। आप भी अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हें जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 1 महीना रुक कर आना। कितने दिन बाद तो तुम अपने मायके जा रही हो। आप जैसा पति सबको मिले। जी ठीक है, अब आप जाइए। संजय का पहला प्लानिंग पूरा हुआ। वह अपनी स्कूटी से घर के लिए निकल गया। वह घर पहुंचकर दूसरा प्लानिंग करने लगता है कि अब मनोज को कैसे घर से बाहर किया जाए। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह सीधे मनोज और ऋचा के कमरे में जाता है। जेठ जी आप यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? मैं बताना भूल गया कि ऋचा 1 महीने के लिए अपने मायके गई है। वो तुमसे मिलूंगी बोल रही थी, लेकिन तुम उस वक्त सब्जियां लेने बाजार गई थी और उसका ट्रेन का समय भी हो रहा था, इसलिए वह तुम्हें बिना बताए ही चली गई। क्या जेठानी जी ऐसे कैसे जा सकती है मुझे बिना गुड बाय बोले? तुम चिंता मत करो, तुम उससे फोन पर बात कर लेना। अभी मनोज की तबीयत कैसी है?
अभी तो मेडिसिन लेकर सो रहे हैं। अच्छा रिचा, मेरा एक दोस्त है, उसके फादर एक अच्छे डॉक्टर हैं। क्या तुम कहो तो मैं कुछ महीनों के लिए मनोज को मेरे दोस्त के घर इलाज के लिए छोड़ आऊं? लेकिन पैसे तो। अरे पैसे की चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। और तुम्हें मनोज की देखभाल की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मनोज के लिए 2 स्पेशल नर्स रख दिया है ताकि वह 24 घंटे मनोज की देखभाल के लिए हाजिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे तुम बार बार एहसान की बात क्यों करती हो? मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ। चलो तो मैं मनोज को ले जाने के लिए कैब बुला लेता हूँ। संजय फिर कैब बुक करने चला जाता है। थोड़ी ही देर में मनोज उठ जाता है और रिचा उसे सारी बात बता देती है। भैया मेरे लिए बहुत कर रहे हैं और तुमने भी मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब तुम मेरी चिंता मत करना, मैं वहां से ठीक होकर ही आऊंगा और तुम रोज अच्छे से आराम करना। ना जाने कितनी रात तुम मेरी वजह से सो भी नहीं पाई हो। हाँ ठीक है, तुम वहाँ से ठीक होकर ही आना। उतने में संजय कैब बुला लेता है और मनोज को VIP ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है और उसे छोड़कर घर आ जाता है। अब संजय का दोनों प्लानिंग सक्सेसफुल होता है। घर में अब रिचा और संजय ही थे। पूरा घर सोना था। तभी रिचा, खाने में क्या बनाओगी? अभी तो कुछ सोचा नहीं है जेठ जी, आपको क्या खाना है बता दीजिए। तुम भी काफी दिनों से बाहर नहीं गई हो। मनोज का ख्याल रखते रखते खुद कहीं ख्याल रखना ही भूल गई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है जेठ जी। तो फिर रेस्टोरेंट जाना पसंद करोगी? दिन भर घर में काम ही तो करती रहती हो, इसी बहाने थोड़ा बाहर भी घूम लोगी। ठीक है फिर चलते हैं। दोनों जेठ बहू बाहर घूमने निकल जाते हैं और रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। दोनों खाना खाते हैं, बातें करते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। रात हो जाती है। दोनों अपने अपने कमरे में होते हैं। रिचा जल्दी सो जाती है क्योंकि वो काफी दिनों से अच्छे से सोई नहीं थी और संजय रिचा के करीब जाने के लिए उतावला होते रहता है। अब वह समझ नहीं पा रहा था कि अब किस बहाने से रिचा के कमरे में जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आता है और वह हल्दी का दूध लेकर उसके कमरे में चला जाता है। जब वह रिचा के कमरे में आता है तब वह सो जाए रहती है। संजय उसे सोता देख नहीं उठाता है और दूध वहीं रखकर चला जाता है। काफी दिनों से ऐसे ही चलता रहा। फिर एक रात रिचा अपने कमरे में सोने जा रही थी। तभी संजय, रिचा, यह मैंने तुम्हारे लिए हल्दी वाला गर्म दूध लाया है, ये पी लो, तुम्हें थकान नहीं आएगी। जेठ जी इसकी क्या जरूरत थी? और वह सारा दूध पी जाती है। ठीक है जेठ जी, गुड नाइट, आप भी सो जाइए। संजय सोने कमरे में चला जाता है और थोड़ी ही देर में रिचा के कमरे में आता है। रिचा बेहोश हो गई थी क्योंकि संजय ने उसके दूध में बेहोशी की गोली मिला दी थी। अब वह रिचा की बेहोशी का फायदा उठाने लगा और वह रात भर रिचा की बेहोशी का फायदा उठाया। अब ऐसा संजय उसके साथ हर रात करने लगा। मुझे इतनी थकान और कमजोरी महसूस क्यों हो रही है? और उसे चक्कर आने लगता है। वह अपने बेड पर बैठ जाती है। मुझे डॉक्टर के पास एक बार चेकअप के लिए जाना चाहिए और वह स्कूटी लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज लेनी आपको बंद करनी होगी। क्या डॉक्टर? आप हर रात बेहोशी की दवा दूध में लेती हो। इससे आपको और आपके बच्चे को हानि पहुँच सकती है। रिचा सारा माजरा समझ जाती है और हॉस्पिटल के बाहर निकलकर अपने पति को फोन करती है। हेलो मनोज, तुम ठीक हो ना? रिचा, तुमने बहुत अच्छे समय में फोन किया है। मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं घर आ रहा हूँ। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम्हारा पैर ठीक हो गया। तुम घर मत आओ, पास वाले कैफे में मिलो, मैं वहीं आती हूँ। रिचा कैफे के लिए निकल जाती है। दोनों कैफे पहुँच जाते हैं। तुम इतनी कमजोर कैसे लग रही हो? तभी रिचा रोने लगती है और सारा बात उसे बताती है। मनोज का हृदय कांप उठता है कि उसी के भाई ने उसकी बीवी के साथ ऐसा किया। मनोज रिचा को गले लगा लेता है और उसे हौसला देता है। सोनी भाभी को सारी सच्चाई बता देता हूँ। उसकी भाभी तुरंत ही ट्रेन पकड़कर घर आती है। सब घर आ जाते हैं। घर पहुँचने पर संजय घर में नहीं होता है। मनोज और कंगना घर में ही छिपे रहते हैं और संजय का इंतजार करते रहते हैं। वही मनोज ने पुलिस को भी बुला रखा था। तभी संजय घर आता है। रिचा हॉल में ही बैठे रहती है। क्या तुम हल्दी का दूध पियोगी?
मैंने अभी मार्केट से फ्रेश दूध लाया है। और उस दूध में आप बेहोशी की दवा भी मिला देना, ताकि मैं वह दूध पीकर बेहोश हो जाऊं और आप मेरा फायदा उठा सको। अच्छा, तो तुम्हें आखिर पता चल ही गया कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। आपको पता भी है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, आपकी इस गंदी करतूत की वजह से। आपने कंगना दीदी और मनोज को घर से बाहर भेजा ताकि आप मेरा फायदा उठा सके। हाँ, बिल्कुल सही समझा तुमने। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से तुम्हारा दीवाना हो गया था। मेरे पास तुम्हारे करीब आने के लिए कोई तरकीब तो लगाना ही था, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी हो जाओ। बस करो भैया, और कितना गिरोगे, छोड़ो मेरी ऋचा को। कंगना भी आती है, वह अपने पति का सच जान जाती है और बहुत रोती है। पुलिस वाले संजय को ले जाते हैं और रेप करने के जुर्म में 376 की धारा और 7 साल की सजा सुनाई जाती है। ऋचा ने बच्चे को पैदा किया और कंगना उसे पालने लगी और उस बच्चे के साथ सब खुशी खुशी जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस जमाने में सबक तो हमें कई मिले, लेकिन गैरों से क्या गिला। जब अपने ही लोग जानवर बने